प्यारे बच्चों, हमने आपकी आरोह पुस्तिका में हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं पढ़ी थीं, आत्मपरिचय और दूसरी थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसमें हम अगर आत्मपरिचय का सारांश देखें तो इसमें कवि कहते हैं, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी हलावादी दर्शन के समर्थक हैं और उन्होंने अपनी बात बहुत ही सीधी सादी जीवंत भाषा में गेय शैली आप इनकी कविताओं को गा सकते हैं, खड़ी बोली में कहा है। अगर इस कविता के प्रमुख बिंदुओं पर हम आते हैं तो यहाँ पे कवि ने कहा कि अपने आप को जानना, स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा अधिक कठिन है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अपने समाज से कुछ खट्टा कुछ मीठा नाता होता है, लेकिन हम इस समाज से कटकर भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सारे अनुभव इस समाज से ही जुड़े हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों। और यही सामंजस्य ही इस कवि ने यहाँ पे इस पूरी कविता में बताया है। यहाँ पे उन्होंने बार बार विरोधाभास के बीच संतुलन की बात कही। ये क्या है बच्चों? जैसे उन्होंने कहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। एक तरफ रोने की बात करते हैं तो उसी तरफ उसमें प्रेम की बात करते हैं। या शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी कैसी है? आवाज़ है शीतल, लेकिन उसमें आग है। आग किस चीज़ की है? ओजस्विता मेरे शब्दों की है, जो मैं इस संसार में जो कुछ गलत देखता हूँ और उसको मैं अपनी वाणी के माध्यम से आवाज़ दे रहा हूँ, उसमें आग है। तो एक तरफ शीतल होना, एक तरफ आग होना, ये 2 चीज़ें विरुद्ध हैं। जैसे हमारा जीवन है बच्चों, हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी होता है। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं, हर बार ही पास होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती। तो क्या हम करेंगे? हम हार जाएंगे? नहीं, उसको साथ ही लेंगे, कमियों को देखेंगे, अगली बार और प्रयास करेंगे। तो जैसे ऐसे ही हमारा जीवन है, इसमें सुख और दुख लगा हुआ है। सुख मिल रहा है तो दुख भी है, सुख की महत्ता दुख के साथ ही है, हम उससे भाग भी नहीं सकते। तो ये जो जीवन है, ये इन्हीं सुख और दुख का, विरोधों का, सामंजस्य का जीवन है। इस कविता में उन्होंने यही कहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी की दूसरी कविता हमने पढ़ी थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में ये जो गीत है, इसको हम गा सकते हैं, इसलिए इसे गीत कहा जा रहा है। इस गीत में बच्चन जी ने लिखा है, ये एक प्रेम गीत है। कैसे? अपनी प्रियतमा को याद करके कहते हैं कि ये जो जीवन है, इसमें जो गति होती है वो प्रेम के ही कारण होती है। आपके माता पिता घर से काम करने दूर निकले, वो परिवार की ओर लौटते हैं, क्यों? कि परिवार में बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्रेम, ये स्नेह माता पिता का हो सकता है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, बच्चों के प्रति माता पिता का। ये उनके जीवन में एक गति देता है। इस गति की ही वजह से सारा संसार जो है अपना कार्य कर रहा है। दूसरी बात इसमें कही गई, यात्रा की एक पथिक के माध्यम से उन्होंने बताया कि पथिक जो कि यात्रा में निकल चुका है, लेकिन उसे पता है कि उसकी मंजिल बस आने ही वाली है। उसको प्राप्त करने के लिए वो तेज़ी से आगे बढ़ता है कि अब बस थोड़ा सा ही तो बचा है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, कि मैं जल्दी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूँ। अब बस थोड़ी ही दूरी तो रह गई है, मुझे मेरा लक्ष्य मिलने वाला है। आगे उन्होंने अपनी बात को और समझाते हुए कहा कि चिड़िया का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि चिड़िया भी दिन भर की उड़ान करती है, दिन भर उड़ती रहती है, थक भी जाती होगी, छोटे छोटे पर हैं, लेकिन ये सोचकर कि मेरे बच्चे अपने घोंसलों में मुझे देख रहे होंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब माँ आएगी और हमारे लिए दाना लाएगी, ये सोचकर उसके परों में एक तेज़ी आ जाती है और वो उड़ के उनके पास पहुँच जाती है।
लेकिन कवि की बात करें तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई है ही नहीं जिसकी प्रतीक्षा करूं, इसीलिए मेरे कदम शिथिल हैं, मैं थका हुआ हूं और मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रहा हूं। इसके बाद बच्चों हमने आलोक धनवा की पतंग कविता को पढ़ा था। पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित एक लंबी कविता है। पतंग के माध्यम से कवि ने यहाँ पे बाल सुलभ मन की इच्छाओं को बताया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं, उसको उन्होंने पतंग के माध्यम से जोड़ा कि कैसे भादो मास के बाद जब शरद की ऋतु आती है, अचानक से सूर्य एकदम लाल लाल प्रकाश के साथ निकलता है, तो बच्चे इस समय पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पतंग किस चीज़ का प्रतीक है? उनकी कल्पना का, उत्साह का और उड़ान का। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते गिर भी जाते हैं, फिर संभलते हैं और फिर उड़ाते हैं, ये काटा वो काटा। तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कवि बता रहा है कि पतंग उड़ाने के माध्यम से वो आने वाले जीवन की जो मुसीबत है उसका सामना करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बच्चों आगे हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा का गद्य भाग से आपके महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ हमने पढ़ा था, जिसमें आपको ध्यान होगा कि भक्तिन इनका संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इसमें भक्तिन के अतीत, वर्तमान और उसके व्यक्तित्व का मनोहारी वर्णन किया गया था। इसके पहले परिच्छेद में भक्तिन का जो जीवन था, उसकी बालावस्था थी, उसमें कैसे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु होती है और सौतेली माँ द्वारा उसका बाल विवाह कराया जाता है। फिर उसका वैवाहिक जीवन का वर्णन उन्होंने किया कि वो ससुराल में किस तरह सबसे प्रताड़ित होती है। और तीसरे परिच्छेद में उसके जीवन की कठिनाइयों का कोई अंत ही नहीं होता, पति की मृत्यु हो जाती है और विधवा के रूप में उसके जीवन की एक दूसरी पारी का आरंभ होता है, जब उसका खेत खलिहान सब कुछ चला जाता है। अब वह काम के तलाश में शहर की ओर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है। और ये जो अंतिम परिच्छेद है, इसमें उसकी घुटी हुई चांद, गंजा सिर, मैली धोती पहने, गले में कंठी पहने, ये जो रूप है, इसका वर्णन महादेवी वर्मा ने अत्यंत आत्मीयता के साथ किया है। और इसके साथ ही हमने जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन को पढ़ा था, जो कि उनका एक प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने 3 प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख किया था बच्चों, जिसमें उनके 2 तो मित्र ही थे और एक पड़ोसी भगत जी थे। मित्र थे, उन्होंने पहले प्रकार, बाजार में जब हम सामान लेने जाते हैं तो उन्होंने 3 श्रेणियों में लोगों को बांटा। उनके एक मित्र बाजार से लेने तो गए थे थोड़ा सा सामान, लेकिन जब लौटे तो उनके पास ढेर सारा बंडल था। ये किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं? जिनको दिखावा पसंद है। एक दूसरे मित्र थे, गए तो थे कुछ लेने, लेकिन लगा कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, इतनी लालच आई कि कोई भी सामान नहीं लिया और चले आए। इनके अंदर तो विचार की ही कमी होती है, ये समझ ही नहीं पाते कि इन्हें बाजार से लेना क्या है। और तब उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया था अपने पड़ोसी भगत जी का, जो चूरन बेचा करते थे, कि वो, उनकी स्थिति तो ऐसी थी बच्चों कि वो जितना ज़रूरत भर का सामान होता था बेचते थे और उसके बाद जितनी उनकी आमदनी जितना हुआ काम भर का ले लिया और बाकी वो बच्चों को दे देते थे। उनका उदाहरण कहते थे कि बाज़ार में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो पंसारी की दुकान पे जाते थे, अगर उन्हें जीरा लेना है और नमक लेना है तो वही खरीदते थे। उन्हें पता था कि उनकी आवश्यकता क्या है। बच्चों, ये तब का लिखा पाठ है, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर इससे आप जोड़ के देखते हैं तो कितनी सटीक बात है। बीच का जो एक समय आया जिसको हम मॉल संस्कृति कहते हैं, हम लेने थोड़ा सामान जाते हैं, गए, ये भी लेना है वो भी लेना है, आखिर अपने पैसे का दिखावा भी तो करना था, तो वो भी ले लिया। लेकिन आज जब ये लॉकडाउन हुआ तब हमें इस निबंध की प्रासंगिकता समझ में आती है कि आज हम घर से तभी निकले जब हमें जो ज़रूरी सामान लेना था हम वही लेते हैं। आज तो हालत ये है कि अगर हमें बस एक बार लिस्ट बना ली, हमें ये सामान लेना है, गए और लेकर चले आए। तो बच्चों, ये निबंध पढ़ा तो तब था, लेकिन अब लगता है कि आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक हो गया है। तो उन्होंने एक लाइन कही भी है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह बाजार से क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है। बिना आवश्यकता के कोई भी चीज़ लेना एक तरह से हमारा लोभ है। आपके वितान पुस्तक से हमने सिल्वर वेडिंग पढ़ी थी, जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी एक लंबी कहानी थी, जिसके प्रमुख पात्र थे यशोधर बाबू, एक सरकारी दफ्तर के ऑफिसर थे। किशन दा का उन पर बहुत प्रभाव था।
इनका एक बेटा जो है विज्ञापन कंपनी में काम करता था, दूसरा आईएएस की तैयारी कर रहा था, तीसरा बेटा अमेरिका चला गया और बेटी भी जाने की तैयारी थी। मूल्य, इनके जो सामाजिक मूल्य थे, इनकी जो परंपराएं थी, इनके परिवार से कहीं ना कहीं नहीं मिलती थी। इनका परिवार से बहुत अच्छा संबंध नहीं था। ऑफिस में एक वार्तालाप होती है जिसके दौरान ये पता चलता है कि इनकी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। लोग इनको बधाई देते हैं। ये घर आते हैं तो देखते हैं, अरे यहाँ तो एक पार्टी चल रही है जो कि इनके ही शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में थी। हालांकि इनको बताया नहीं गया था। वो उन मेहमानों को देखकर थोड़ा सा उनसे बचते हुए निकल जाते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं। बच्चे इनको चिल्लाते हैं कि अरे आप कहाँ हैं, ये पूजा में ध्यान में मग्न थे। जब इन्हें लगता है कि हाँ अब सब मेहमान चले गए तो ये अपना गमछा पहने हुए बाहर आते हैं। इनका बेटा इनको एक एक गाउन देता है और कहता है कि पिताजी आप इसको लीजिए, कल से जब आप दूध लेने जाएंगे तो इसको पहनकर तब दूध लेने जाना। यहीं पे यशोधर बाबू को लगता है कि मेरा बेटा मुझे ये कह रहा है कि गाउन पहनकर दूध लेने जाना, वो ये क्यों नहीं कह पाया कि आप खुद दूध लेकर आइएगा, अब आपको दूध नहीं लाना, अब आप आराम करिए, मैं लेकर जाऊंगा, ये सब ले आऊँगा। तो बच्चों, एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच की संघर्ष की कहानी है, उनके मनोभावों की, कि कैसे ये पीढ़ियों का टकराव हो रहा है, कैसे हमारे मूल्य अब गिरते जा रहे हैं। इन सब तमाम सवालों को समेटे हुए ये कहानी हमने पढ़ी थी। बच्चों, आपने सारा जो ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य आपको दिया गया था उसको कर लिया होगा। हर बच्चा उसकी कॉपी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट दिया गया है, उसमें आप डालिए उसकी फ़ोटो और वो चेक करा जाएगा। आज के लिए इतना ही। मंडे से हम अगला अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।